हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग घर पे खूब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी परीक्षा की खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछले हम लोगों ने लेक्चर सीरीज में फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स के बारे में समझा था कि फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या यूटिलाइज होता है, कौन कौन से रिएजेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है और किस तरह से आगे की प्रोसेस प्रोसीड होती है। फोटोसिंथेसिस के समय क्लोरोप्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट कैसा था, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या थी, वहां पे थैलाकोइड क्या होता है, स्ट्रोमा लैमिली क्या होता है, इन सारी चीजों को, इन बेसिक्स को हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं पिछली वीडियोस को आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सिंपल से चैनल पे जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस को फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जरूर देखें। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा चैप्टर हमने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर किया है, तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इस बात को समझने से पहले एक बार हम लोग मन में फीलिंग ले लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का है क्या रोल यहाँ पर। तो अगर बात ध्यान दें यहाँ पर, तो अगर सोचते हैं यहाँ पर एक बात को कि प्लांट्स के केस में प्लांट्स क्या कर रहे थे, CO2 ले रहे थे, है ना, वाटर ले रहे थे, और क्या कर रहे थे, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको चेंज कर दे रहे थे ग्लूकोज में। देखिए कितनी जादुई काम कर रहे थे ये लोग, है ना। ऑक्सीजन निकाले दे रहे थे जिसपे पूरी की पूरी दुनिया डिपेंड है, ये काम कर रहे थे। जितने भी हेटेरोट्रॉप्स है सब प्लांट्स पे ही डिपेंड है। आपको अगर दिया जाए, ह्यूमन को दे दिया जाए, या ह्यूमन के अलावा आपका जो भी फेवरेट एनिमल है उसको दे दिया जाए, उसको भी CO2 दी जाए, उसको भी H2O दिया जाए, उसको बैठा दिया जाए धूप में कि बाबू धूप में बैठो, क्या वो ग्लूकोज बना पाएगा, क्या वो ऑक्सीजन निकाल पाएगा? नहीं। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? इसका मतलब ये एक जादुई प्रोसेस हो गई। ये भगवान का, हमारे अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है ना। वो क्या कर रहा है, वो ग्लूकोज बनाए दे रहा है इससे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो ग्लूकोज बनाए दे रहा है। तो वो कैसे बनाए दे रहा है? तो उसको बनाने के लिए दोनों में अंतर यह है पिगमेंट्स का। उसको बनाने में अंतर क्या आ रहा है? पिगमेंट्स का। उसके अंदर वो खूबसूरत से पिगमेंट पाए जा रहे हैं जो इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके, इनके बॉन्ड्स को तोड़ करके, नए तरह से अरेंज करके ग्लूकोज बना रहे हैं। लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके, इनके बॉन्ड्स को तोड़ करके नए तरह से अरेंज कर दे रहे थे। कौन कौन? पिगमेंट्स। कौन से पिगमेंट्स? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्या, है ना। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एनिमल्स में नहीं है, ह्यूमन में नहीं है, किसी में, है ना। तो हम लोग नहीं कर पा रहे। आपने कभी देखा होगा सोलर कुकर, नाम सुना होगा ना। उसके अंदर दाल डाल दो, चावल डाल दो, पानी डाल दो, धूप पे रख दो, 2-4 घंटे बाद वो खिचड़ी बन गई। और नॉर्मल कुकर वो नहीं बना पा रही है। अंतर क्या है? सोलर कुकर के अंदर क्षमता है कि वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके टेम्परेचर जनरेट कर सकता है, हीट जनरेट कर सकता है। नॉर्मल कुकर हीट नहीं जनरेट कर सकता है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब समझते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्या। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होता है? प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के शेड्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के कलर मिलते हैं। अगर आप सिर्फ ग्रीन में ही देखो तो ग्रीन में भी बहुत तरह के शेड्स मिलेंगे। केले के पत्ते का शेड अलग है, चांदनी की पत्ती का शेड अलग है, पीपल की पत्ती का शेड अलग है। अब केले के ही पत्ती में ही देख लो तो उसमें भी अलग अलग पत्तियों के भी शेड में और उन पत्तियों के पार्ट के शेड में भी अंतर हो सकता है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि पत्तियों में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और उन पिगमेंट्स के अमाउंट में भी डिफरेंस है, उन पिगमेंट्स के टाइप्स में भी डिफरेंस है। हो सकता है कुछ पत्तियां जो हो वो थोड़ा येलोविश टच में हो सकता है कुछ पत्तियां लाइट ग्रीन हो, कुछ पत्तियां डार्क ग्रीन हो। ये चीजें चल रही हैं। ये चीजें कैसे प्रूफ की गई? ये चीजें प्रूफ करी गई जब इसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी की गई। नॉर्मल पत्ती लिया गया, पत्ती के अंदर से शैप निकाला गया, शैप निकाल करके ऐसे पेपर में रखा गया, पेपर क्या, ठीक है, और उस शैप पे क्या किया गया, छोटे छोटे ड्रॉप्स डाल दी गई, पेपर पे नीचे की ओर ड्रॉप डाल दी गई और इस पेपर को डिप कर दिया गया, है ना। इस पेपर को क्या कर दिया गया, डिप कर दिया गया, ऐसे डिप करा गया है एक रनिंग बफर में। तो ये रनिंग बफर ऊपर की ओर चल रहा था।
जब ये ऊपर चल रहा था, जो ये ड्रॉपलेट्स थी ये भी ऊपर की ओर भागी। जब भागी तो क्या पता चला, मान लेते एक ड्रॉपलेट को अगर हम लोग तोड़ के देखें तो क्या पता चल रहा है यहां पर कि एक जगह पर कुछ ऐसा स्पॉट आ रहा है, एक जगह पे कुछ ऐसा स्पॉट आ रहा है, एक जगह पे कुछ ऐसा स्पॉट आ रहा है, अलग अलग तरह के स्पॉट आ रहे हैं। कभी नॉर्मल एक पेन लो और रफ वाला पेज है उसके ऊपर ऐसे पेन की निब को रख दो, पॉइंट को रख दो, तो आप देखोगे तेजी से फैलने लगती है। ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पेपर पे रखने पर ये तेजी से इनके अंदर मूवमेंट चल रहा है। ऐसे मूवमेंट यहां पर भी करके देखा गया। कैसे किया, पत्ती लिया, पत्ती के अंदर के सैप को पीस करके जो जूस निकला है ना, उस जूस को ड्रॉप वाइज डाला तो वो जूस ऊपर की ओर भागने लग गया। भागा तो उसके अंदर अलग अलग कलर दिखने लगे। जूस जब लिया था तब एक ही कलर था, लेकिन जब भागा तो अलग अलग कलर दिखे। इससे पता चला उसके अंदर अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं। क्या बोला, एमंग डिफरेंट एंड आल्सो विद इन द सेम प्लांट। ये बात तो हमने बता दी। ड्यू टू द डिफरेंट पिगमेंट इन टाइप एंड क्वांटिटी बोथ, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स के टाइप भी है और उनका अमाउंट भी है। कैसे प्रूव किया गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। पिगमेंट्स आर सब्सटेंस, पिगमेंट ये है क्या भाई, पिगमेंट वो सब्सटेंस है जिनके अंदर क्षमता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ, ये अलग अलग वेवलेंथ है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग वेवलेंथ पे सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग, आपने जब फोटोसिंथेसिस शुरू किया था तो बोला था फिजिको केमिकल प्रोसेस है। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही सनलाइट को, मान लेता कि कोई एक पिगमेंट है वो 470 नैनोमीटर पे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, 70 से 75 मान लेते हैं। तो एक दूसरा पिगमेंट है वो 550 से 560 के बीच में ही सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। मतलब इनकी एक स्पेसिफिकनेस है, इसी के बीच में एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे सर, समझ नहीं आ रही बात। मान लेते हैं कि ताला है, ताला, दो ताले हैं, ठीक है, और अलग अलग साइज की चाबियां हैं। एक ताला एक स्पेसिफिक साइज की चाबी से खुलेगा, बाकी 50 साइज की चाबियां लगा लो नहीं खुलेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिकनेस। लॉक की मॉडल है। एक लॉक की मॉडल हम लोग पढ़ते थे एंजाइम्स में, एक लॉक की मॉडल यहां पर भी हम लोग सोच सकते हैं बात को, है ना। तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। उससे ज्यादा की लाइट अगर दे दी जाए तो, उससे बहुत ज्यादा की लाइट दे दिया जाएगा तो वो डीनेचर हो जाएगा, या तो उसको बचाया जाए, और उससे कम की लाइट दे दी जाए तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। दोनों बातें हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक इंसान है, हम है, हमको थोड़ी सी पावर लगा के थोड़ा पीछे करना था, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पीछे लगा के एक कदम पीछे लगाना था। अगर जो भी मिनिमम पावर थी जिससे मैं एक कदम पीछे जा सकता था, है ना, वो एक ऑप्टिमम पावर होगी। अगर उससे ज्यादा लगा दिया तो पता चला लड़गड़ा के गिर ही गया, और बहुत हल्की पावर लगाई जा रही है, इससे क्या पता चल रहा मैं वहीं पे रहूंगा। तो एक स्पेसिफिक पावर है जिससे मैं एक स्पेसिफिक प्रोसेस करा सकता हूं। उससे ज्यादा होगा तो डिस्टर्ब प्रोसेस होगी, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकनेस का मतलब बहुत है। अभी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर पे ही हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्या सनलाइट इतनी ही सनलाइट दे रही है? गौर में तो बहुत वाइड रेंज ऑफ और इंफ्रारेड भी पाई जा रही हैं जिनका अलग अलग तरह की वेवलेंथ है। तो वो सब कहाँ जाती हैं, बहुत अच्छे से चीजों को हम लोग समझेंगे। देखते हैं क्या, प्रेजेंट इन थैलाकोइड। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, थैलाकोइड। आपने ऐसे ग्रेना का भी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट वाली प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, और उसमें एक मेम्ब्रेन को ये 5-5 के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के रखते चले जा रहे हैं। अरे 1 रुपए रख लो, ठीक है। तो एक ऐसा पाइलअप, एक ऐसा ढेर बना लिया, उसमें से उसको हमने बोला ग्रेना, और उस ढेर का एक सिक्का क्या कहलाया जाएगा, थैलाकोइड। क्या कहलाया जाएगा, थैलाकोइड कहलाया जाएगा। पिगमेंट 4 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, एक होता है ज़ैंथोफिल, और एक होता है कैरोटीनॉइड। इसके अलावा भी बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। जब भी पिगमेंट की बात करी जाए तो पिगमेंट को सोच करके कुछ भाई भाई बहुत बातें नहीं सोचना। पिगमेंट एक केमिकल है, आप खुद एक केमिकल हो। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, न्यूक्लिक एसिड, यही सबसे तो मिल रहे हो, अब मिल करके चलते फिरते बायोलॉजिकल केमिकल हो बस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वैसे यहाँ पर भी क्या है, पिगमेंट्स है। पिगमेंट्स क्या है, सिंपल से केमिकल है। जैसे मान लेता क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल क्या है, एक केमिकल है, उसका अपना एक फार्मूला है। क्या है, मान लिया ए की बात करें तो एक अपना एक केमिकल, उसका फार्मूला है C55H72O5N4Mg, बन गया क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरह का क्या हो रहा है यहाँ पर,
एक तरह का केमिकल है, और ये केमिकल क्या कर रहा है, ये केमिकल सनलाइट को ट्रैप कर सकता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक वो पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं और ट्रैप करके उसको केमिकल को एसिमुलेट करने में यूज कर सकते हैं, केमिकल को बोल सकते हो फिक्स करने में यूज कर सकते हैं। सर कौन सा केमिकल फिक्स होता है, CO2 भी एक केमिकल है, जो पानी पी रहे हो वो भी एक केमिकल है, उसका फार्मूला H2O है ना। तो CO2 को फिक्स करते हैं किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में, फिक्स करके क्या करते हैं आगे फर्दर की ओर और ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स स्टार्च के फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल इस तरह के पिगमेंट हो गए अलग अलग कलर के। अगर विबग्योर की हम लोग बात करते हैं, है ना, विबग्योर की बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल ए, देखो उसी कलर से मैंने बनाने की भी कोशिश करी लिखने की। येलो ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल बी है। जेंथोफिल याद रखना एक्स और वाई, एक्स फॉर जेंथोफिल, वाई फॉर येलो, और येलो ऑरेंज जो है वो कैरोटीनाइड है। सबका अपना अपना अलग। सर ये क्लोरोफिल ए और बी में क्या अंतर है, देखो क्लोरोफिल में होता क्या है, क्लोरोफिल का फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg, लंबी चौड़ी सी चेन होती है, टेट्रापायरोल्स होते हैं, वो सब अपनी अलग कहानी है, ठीक है। होता क्या है, इसके पास एक CH3 ग्रुप होता है, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं बस, और जो क्लोरोफिल बी होता है उस CH3 की जगह CHO हो जाता है। क्या हो जाता है, CHO। तो देखा जाए, ठीक है, देखा जाए तो कार्बन तो सेम ही है, हाइड्रोजन 3 था, 1 रह गया, और ऑक्सीजन 1 भी नहीं था, 1 आ गया। तो अब दोनों में अंतर कर देते हैं, क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन कम करो, तो 2 हाइड्रोजन बाबू कम कर दो, दो हाइड्रोजन कम कर दे रहे हैं यहां से, कहां से, यहां से 72 को क्या कर दे 70, और 1 ऑक्सीजन जोड़ दे 5 को क्या कर दे 6। ये फार्मूला किसका हो गया, ये फार्मूला हो गया क्लोरोफिल बी का, ये भी एक केमिकल है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्लोरोफिल, अच्छा फार्मूला लिखा हुआ है C55 ये पूरा। ये मोस्ट अबंडेंट मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ए, सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट है और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। यही रिएक्शन सेंटर बनाता है, मतलब जो रिएक्शन होती है वो यही होती है। रिएक्शन को कराने के लिए जो प्रोसेसेस और भी चीजें अरेंजमेंट चाहिए वो इधर उधर होगी, लेकिन मेन काम यही होगा। ये खाना बनाते समय जो मेन जो कढ़ाई है जहाँ पे बन रहा है कोई सब्जी, मटन, चिकन या जो भी जो खाता हो, पनीर बन रही है ना, वो कढ़ाई एक रिएक्शन सेंटर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब पनीर बना रहे हैं, पनीर को बनाने से पहले फ्राई किया गया, वो अलग कहानी है, वो अलग कहीं हो रही है। मेन बन जो रहा है वो कढ़ाई में बन रहा है, तो कढ़ाई एक रिएक्शन सेंटर हो गई। उसको काटने के लिए वेजीज काटी जा रही, सब्जियां काटी जा रही इधर उधर, तो वो अलग हो रहा है। मेन काम जो हो रहा है वो रिएक्शन सेंटर पे हो रहा है, और रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए। बाकी क्या है, बाकी एसेसरीज है, उनको क्या बोलेंगे, एसेसरीज पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। तो मतलब बी, जेंथोफिल, कैरोटीनाइड, ये सब क्या हो रही हैं, ये सब की सब क्या हो रही है, ये एसेसरीज हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अभी बड़ा अच्छे से हम लोग इस चीज को समझेंगे। यहां पर ये क्या करता है, ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट जो है वो 430 नैनोमीटर और 662 नैनोमीटर पे देखा गया, और इस चीज को भी हम लोग प्रूफ करेंगे एक ग्राफ के थ्रू। यहां पर देखा गया, इसने क्या किया, 2 जगह पे सनलाइट एब्जॉर्प्शन दिखाया। कैसे, मान लिया यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन चेक किया जा रहा था, तो एक पीक यहाँ पे मिली, फिर ऐसे ऐसे चलता रहा, एक पीक यहाँ पे मिली। तो ये कहाँ पे हो रहा है 662, और ये क्या हो रहा है 430। 430 एग्जैक्ट वैल्यू है, वो थोड़ा बहुत 425 से 40 ऐसे लिखा मिल सकता है बुक में अलग अलग, तो नियर अबाउट में भी लिखा मिलेगा, तो मान जाना बात को, ठीक है। ब्लू और रेड 2 कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को एसेसरी पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट भी कहते हैं। अभी हम लोग इस चीज को बात समझेंगे, है ना। तो जो क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में काम करते हैं, एब्जॉर्ब वाइडर रेंज ऑफ लाइट एनर्जी एंड प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोटो ऑक्सीडेशन से ये बचाते हैं। पहले इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं, फिर वाले एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। मान लिया गया कि रिएक्शन सेंटर ये है, मैंने पहले बोला रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल ए है, और इसी के चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, इसी के चारों तरफ अलग अलग फोटो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे ऐसे पाए जा रहे हैं। बोलो भैया,
बात समझो ध्यान से, ये कहानी देखिए भैया, नजारा देखिए, नजारे, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं? ये है आपके अदर या एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, दीज आर द एसेसरी। सर ये क्या हो सकते हैं? ये क्लोरोफिल बी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? ये ज़ैंथोफिल हो सकता है, ये क्या हो सकता है? कैरोटीनॉइड हो सकता है, या और भी बहुत तरह के पिगमेंट्स हो सकते हैं। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर देयर। एक्चुअली में ये एक तरह की प्लांट की सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन नाम सुना ना? ये प्लांट की सनस्क्रीन है ना? सनस्क्रीन है जो हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट से प्लांट को बचाती है। हमने बोला कि ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो है वो 430 नैनोमीटर पे और 660 नैनोमीटर पे, या 62 एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो 62 है ना, नैनोमीटर पे मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करती है। मतलब 430 है तो 425 40 तक भी एब्जॉर्ब कर लेंगी, और उससे भी और ज्यादा दिया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और उससे कम दिया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन जब सनलाइट निकलती है तो सनलाइट का तो अपना स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा है। वो कहां से शुरू करती है? वो वायलेट से शुरू करके रेड तक के बहुत लंबा चौड़ा एब्जॉर्प्शन है। उनका जो स्पेक्ट्रम है बहुत लंबा चौड़ा है, इस 430 से भी कम और 660 से भी ज्यादा तक। तो वो लाइट कहां जाती है? वो तो सनलाइट पे कोई फिल्टर तो लगा नहीं है कि पेड़ पे गिरेगा तो यही गिरेगा, कोई फिल्टर नहीं लगा है। वो सारी लाइट कहां पे आती है? यहाँ पे आती है। बोलो भाई, वो कहां पे आती है? वो सारी की सारी लाइट यहाँ पे गिरती है। कहां पे? कहां पे? जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो इस लाइट को हार्वेस्ट करते। जैसे फसल पकती है तो उसको काट के अलग करके, है ना, गेहूं जो धान लगा था उसको काट वाट करके उसको साफ करके फिर चावल अलग करना, हार्वेस्ट प्रोडक्ट में अलग करना, इसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर भी हार्वेस्टिंग होती है। मान लिया इसके पास जो लाइट गिरी वो 250 है, 250 नैनोमीटर की लाइट। 250 नैनोमीटर की लाइट का मतलब है एनर्जी हाई है। इमेजिन कर लेते हैं 250 300 जो भी मन हो आपका, ये लाइट इस पे गिरेगी और ये लाइट क्या करेगी? इस पे गिरकर इसको, ये जो भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये सब, ये इस लाइट को लेकर के यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कहां तक टहलाएगी? जब तक के उसकी वेवलेंथ 680 700 के आसपास ना आ जाए। ध्यान रखना, ये जो 430 और 662 हम बता रहे हैं, आगे कंफ्यूजन है इसलिए यही समय क्लियर कर दे रहे हैं। ये 430 और 662 तब एब्जॉर्प्शन था जब क्लोरोफिल अकेला था, लेकिन अब क्लोरोफिल अकेला नहीं है, क्लोरोफिल आइसोलेट करके निकाला गया था। अब क्लोरोफिल जो है वो थैलाकोइड के अंदर है, और थैलाकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, उसके चारों तरफ स्ट्रोमा है। बड़ी लंबी कहानी चल रही है। अब ये 430 पे भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अब ये 2 पे एब्जॉर्ब करेगा, 680 और 700 के आसपास। तो वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको इधर से उधर, इधर से उधर। अच्छा बताओ, ये ट्रांसफर हो रहा है, जब ये ट्रांसफर होगा तो एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी। तो एनर्जी अगर कम होगी, आपको पता होना चाहिए, अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते कुछ 680 के आसपास आ जाएगी। जैसे 680 के पास आ जाएगी, इसको दे देगी कि बाबू क्या बनाओ, फोटोसिंथेसिस कराओ। ये सब पूरा सिस्टम मिलके क्या कहलाया जाता है? इस पूरे को मिलके हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम। तो बच्चों, अगर फोटो सिस्टम की बात करी जाए तो क्या होगा फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, और बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स मिल करके सिस्टम बनाते हैं। ये लाइट की, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और रिएक्शन सेंटर के एप्रोप्रिएट एनर्जी में चेंज करके पहुंचाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 720 750 नैनोमीटर की लाइट आए, ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है 750, ठीक है, सॉरी नहीं है, सॉरी वापस ले रहा हूँ, बहुत सही बात लिखी थी मैंने, है ना, 750 नैनोमीटर की है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम है। और ये अगर इसके ऊपर गिरे भाई, ये अगर इसके ऊपर गिरेगी तो कुछ नहीं होगा, काम ही नहीं होगा यहाँ पे। तो ये ऐसे चलेगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ा नहीं सकते। एनर्जी एक से दूसरे के पास ट्रांसफर कर करके घटा तो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि एनर्जी को इंक्रीज कर सके, तो ये व्यर्थ है ना। इसीलिए कि घर में जो आप लाइट लगा दे तो वो भी तो व्हाइट लाइट है, CFL जला रहे हो, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वेवलेंथ की लाइट बन रही है। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? और सर बोल लगे सर और भी ज्यादा हम लो वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी की लाइट दे दे तब क्या होगा? मान लिया हाई एनर्जी की लाइट दे दिया 100 नैनोमीटर की, कहां पहुंचा दिया? अल्ट्रा वायलेट में ही पहुंचा दिया, तब क्या होगा?
या तो इसको बचाने की कोशिश करेंगे, है ना, डायरेक्ट जो तेज सनलाइट आ रही है उसको बचाने का काम कौन कर रहा था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसीलिए तो हमने इसको सनस्क्रीन कहा, है ना, सनस्क्रीन, इसीलिए तो मैंने इसको बोला। बोलो भाई, और अगर ये लोग आ रही तो या तो फिर ये डीनेचर हो जाएगा, टूट जाएगा, और या फिर क्या होगा, या फिर ये टूट जाएगा, और या फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही ट्रांसफर करते करते इसको बचाया जाएगा। सबसे कोशिश ये रहती है रिएक्शन सेंटर को बचाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंट में कैसे प्रूफ हुआ कि ये होता है, देखते हैं। हुआ क्या कि एब्जॉर्प्शन चेक किया गया क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले पिगमेंट्स का। तो एक पिग यहाँ पे भी नहीं, ये ब्लू कलर की लाइट किसको बतला रही है बाबू, ये क्लोरोफिल ए को बतला रही है। येलो कलर की कैरोटीनॉइड को और ग्रीन कलर की क्लोरोफिल बी को बता रही है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सब कुछ नहीं बताया जा रहा है स्कूलों में, कुछ में ध्यान देना, आप खुद सोचो कि ये क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आया बी का, और ए का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आया। देखा जाए तो ए का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम है, पीक जो है वो छोटी बन रही है, और बी की ज्यादा है। जब एब्जॉर्प्शन ए की कम है, बी की ज्यादा है, तो बी जो है वो रिएक्शन सेंटर क्यों नहीं है? पहली बात तो बी का एब्जॉर्प्शन तो ज्यादा है, लेकिन उसको प्रोडक्ट में चेंज करने की क्षमता कम है, नहीं कर सकता है वो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो पा रही बात? जो काम कुकर का है वो बड़ा सा भगोना नहीं कर सकता, कुकर छोटा है लेकिन वो काम वो कर लेगा, बड़ा भगोना करके नहीं हो ही नहीं पाएगा, और प्लस अमाउंट भी कम है। क्लोरोफिल ए की तुलना में क्लोरोफिल जो बी है वो बहुत कम है। मान लिया ए है वो 10 रुपया कमाता लेकिन वो 100 है, ए क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 10 रुपए कमाता है, वो कितने हैं, 100 है, तो कितने हो गए, 1000 रुपए वो कमा ले रहे हैं। लेकिन बी है वो क्या कर रहा है, वो 20 रुपए कमा रहा है, और मात्र वो 5 ही है, तो कितने रुपया कमा पा रहे, 100 ही तो कमा पा रहे हैं। तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होने से मतलब नहीं है, एब्जॉर्बेंस ज्यादा है लेकिन अमाउंट कम है। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर जब चेक किया गया, क्या चेक किया गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय द ऑक्सीजन रिलीज। अब फोटोसिंथेसिस अलग अलग वेवलेंथ पे चेक किया गया। हमको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन निकलती है, मतलब जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी। तो अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट दी गई। देखा गया कि इतनी वेवलेंथ में बहुत तेजी से ऑक्सीजन लिबरेट हुई, और इस वेवलेंथ पे बहुत तेजी से ऑक्सीजन लिबरेट हुई। क्या पता चला हमें? और इस वाले स्पेक्ट्रम को उठा करके इसके साथ रखा गया, ये ब्लू वाले को पकड़ो और इसके ऊपर लाओ तो देखो एग्जैक्टली ओवरलैप कर गई। क्या पता चल रहा है कि ब्लू वाले का स्पेक्ट्रम जो है और ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन का स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, दोनों का पीक जो है बिल्कुल सेम आ रहा है। इससे हमको ये प्रूफ हुआ कि ब्लू वाला दैट इज क्लोरोफिल ए का जो था, वो क्लोरोफिल जो है ए, वो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बाकी किसी का मैच नहीं हो रहा था। तो बाकी फिर कर क्या रहे सर, बाकी जो अदर लेवल पे अदर स्पेक्ट्रम फोटो जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसमें अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है उसको क्लोरोफिल ए के एप्रोप्रिएट वे में चेंज करके प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसको हम लोग एंटीना पिगमेंट्स भी कहते हैं, इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये एक तरह के एसेसरी पिगमेंट है। उम्मीद है पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और हम लोगों ने यह भी सीख लिया कि आखिर ये फोटो सिस्टम होते क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे से स्पेसिफिक वे में समझेंगे कि आखिर ये फोटो सिस्टम क्या होते हैं। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।